फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जो आपके नए सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। इसमें हम लाटेस्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका सारा कॉम्बिनेशन होगा, जिस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी कंबाइन किए गए हैं ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन मजबूत हो सके और उस लेवल के प्रश्न कंबाइन किया गया है क्या कि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। तो जायसवाल कोचिंग सेंटर आप सभी के लिए प्रिपरेशन में बूस्ट करने के लिए, तैयारी को एकदम पक्का करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी को लास्ट में कमेंट करके बताना है फीडबैक में 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है। अगर आप किस में से 25 प्लस का स्कोर आता है तो वाकई में आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। अगर इससे कम आ रहा है तो सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिएगा और जो नोट्स हमारी है, नोट्स भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि आपकी तैयारी और इम्प्रूवमेंट आपका प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न आप पे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों को अंतरिक्ष भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। पिछली बार पूछा गया था। पहला देश है, दूसरा देश है, तीसरा देश है, चौथा देश है। ठीक है, सभी लोग बताइए। सभी मेरे प्यारे में सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तो मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश का कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो पहला किसने भेजा था? मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला, तो पहला होगा रूस। ठीक है, सोवियत संघ। ठीक है, अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ था। सोवियत संघ को यूरी गॉगरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे, यूरी गॉगरिन। गॉगरिन ने ओस्टोक फर्स्ट में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी और यह उड़ान 108 मिनट तक चली थी टोटल। और ओस्टोक 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। अब आप सोच सकते हैं, जो एरोप्लेन होती हैं वह 1000-2000 तक रहती हैं, लेकिन 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे। सोच लीजिए, बाइक जब हम 100 की रफ्तार भगाते हैं, कार जब हम 120-130, कितनी स्पीड होती है सोचिए। बिल्कुल रॉकेट जिसे बोलते हैं। तो 108 मिनट तक की पूरी परिक्रमा हुई थी यूरी गॉगरिन के द्वारा। पहले थे रूस की बात करेंगे। दूसरा आपका स्थान आता है अमेरिका का, दूसरा स्थान आता है। ठीक है, तो अमेरिका वाला पूछा गया था पिछले वर्ष में, इस बार हो सकता है पहला पूछ लिया जाए। तो इसलिए दोनों चीज़ों का आपको ऑब्जर्व करके रहना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास होगा। खड़ी फसल, खड़ी अवस्था, धरण या ह्यूमस या मलबा या डिट्रस की बात हो रही है। सभी लोग बताइए। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास जो कहलाता है वह कहलाता है खड़ी फसल। क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ दिया गया, इसलिए खड़ी फसल होगा। क्योंकि खड़ी फसल होगा तभी वह जीवित पदार्थ होगा। ठीक है, तो जीवित पदार्थ, इसलिए आपका खड़ी फसल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कह दें एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 25,000, 58,000, 90, 1,03,680, 1,25,000। आपने कभी सोचा नहीं होगा 60 मिनट। अब 1 मिनट में नहीं पूछा जाता कि 72 बार आप बता दें। अब ऐसा ही पूछा जाएगा, एक हफ्ते में कितना होता है, एक दिन में कितना होता है, 10 घंटे में कितनी बार धड़केगा, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप कह दें एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में 1 घंटे में होता है 60 मिनट। होता कि नहीं होता? और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? 24 × 60 × 72, तो कितना जाएगा? 1,03,680। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है इस बार, क्योंकि इस बार 101% एग्ज़ाम को फतेह करना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो रिकेट्स रोग किस कमी से होता है? सभी लोग बताइए। रोगों से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। हो सकता है कि कोविड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा जो टफ होगा, साइंटिफिक पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो साइंटिफिक चीज़ें आपको जो टफ हो, जो नॉलेज में दिमाग में नहीं रहती, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, इतना नॉर्मल सपस तो सभी से बन जाएगा। रिकेट्स रोग की बात की जाएगी तो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी किससे मिलता है? हमें सूर्य की प्रकाश से मिलता है।
ये भी आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित घटनाओं में से कौन जो है जैव एवं अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक या आवास करता है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जिन घटकों में से जैव अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य होता है वह आपका कौन सा होगा? अब देखिए दोनों में मध्यस्थता कार्य पूछा जा रहा है, तो आपका देखिए तीनों में से आपको डिफरेंट कौन सा लग रहा है? आपने उत्पादक सुना होगा, उपभोक्ता सुना होगा, आवास, लेकिन वियोजक न सुना होगा। यही ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के वियोजक घटकों में से निम्नलिखित घटकों में से वियोजक जैव और अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, वह होता है वियोजक। वियोजक जो है एक अपघटन क्रिया द्वारा जैव पदार्थों को जैव पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। जो जैव पदार्थ होते हैं उनको अजैव में परिवर्तित कर देता है, जिससे जैव मंडल का संतुलन सदैव समान रहता है और वह वियोजक अपघटन क्रिया होती है। अगला प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम में पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? सनबर्ड, कौवा, कोयल, स्वैन। ये पिछली बार पूछा गया था, तो पक्षियों से संबंधित प्रश्न आया था। ऐसा पक्षी बताइए जो अपना घोंसला जो है किस प्रकार से जोड़ी में काम करता, मतलब सभी लोग समझ गए, जोड़ी में मतलब दोनों साथ में कार्य करते हैं, वह कहलाते हैं सनबर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक जानवरों की जानकारी देता है। जो रेड डाटा बुक होता है वह किन जानवरों की जानकारी देता है? लुप्त जानवर, संकटापन, खतरनाक या बिरली होते हैं। तो रेड डाटा नाम से, रेड मतलब खतरा, लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग का मतलब डेंजर ही होता है, खतरा होता है। जहाँ भी डेंजर खतरा होगा वहाँ लाल से निशान रहता है। तो रेड डाटा बुक जो होता है उन जानवरों की जानकारी देता है जो संकटापन्न है, ठीक है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनको जानकारी रेड डाटा बुक देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। सभी लोग बताइएगा। तो उपभोक्ता से खाद्य जाल से प्रश्न आता ही आता है, तो किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी ही होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, पत्तियों से प्राप्त करते हैं, जैसे बकरी, गाय, ये सारे क्या होंगे? प्राथमिक हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया था आपके पेपर में कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया था? 2013 में, 15 में, 17 में, 2019 में? सभी बताइएगा। मेरे प्यारे मित्र, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जयसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। लग जाइए अभी से प्रिपरेशन में, तैयारी में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष गठित किया गया है? तो ये दोस्तों 2019 में गठित किया गया है। और 2019 में कब है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है NSIL इसको दोस्तों 6 मार्च, जी हाँ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 6 मार्च 2019 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत को शामिल किया गया है, जो अंतरिक्ष विभाग के। तो पूरा डिटेल से जानिए, ताकि इस बार बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। चाहे अंतरिक्ष से, स्पेस से, कहीं से भी पूछे, आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2NO, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल दुर्घटना की अगर बात करते हैं 1984 की घटना है दोस्तों, जो गैस का फैक्ट्री में रिसाव हुआ था, और वह है मिथाइल आइसोसाइनेट। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, वन महोत्सव, पूरे सप्ताह को वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, वह होता है जुलाई का महीना। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है आपका वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? उत्तराखंड से हुई। ये भी अगर पूछा जाए कि वन महोत्सव सप्ताह की प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो आपको उत्तराखंड के जवाब देना है, ठीक है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दो ग्रह का नाम बताइए जिनके उपग्रह नहीं है, यानी जिनके चंद्रमा ना हो। हमारा उपग्रह एक ही पृथ्वी का है, चंद्रमा है, ठीक है। तो पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और शुक्र। जी हाँ, पृथ्वी तो है, शुक्र और शनि के हैं उपग्रह, शुक्र और मंगल के हैं,
लेकिन 2 ग्रह इसका नाम जो आपके बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं। जी हाँ साथियों, बाकी सारे ग्रहों की उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस बताइए। 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून, 2 जून। तो सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्मल सा प्रश्न है। मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है, तो 1 नवंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वच्छता का है संदेश मेरा मध्य प्रदेश, आपने सॉन्ग सुना होगा शायद। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो बीच में देखिए, कर्क रेखा भारत के नक्शा में कहाँ से होके बीच से होकर गुजरती है, यह सभी लोग जानते हैं, ये कर्क रेखा। तो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों से होकर गुजरती, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न साथियों, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ। यह भी पिछली बार पूछा गया था, 1991 में, 94 में, 95 या 97 में। ये चारों ऑप्शन में किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा जो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया है उनका 1994। जिनका डेट ऑफ बर्थ 994 है तो अपने को याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए। इसी तरह तैयारी जारी रखिए। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग बताइए। जी हाँ, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एड्स का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। अगला प्रश्न साथियों कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट एक किसका भाग है, म्यांमार, भारत, तिब्बत या नेपाल का। सभी लोग बताइएगा। तो माउंट एवरेस्ट जो एक भाग हो जाता है वह किसका भाग हो जाता है, आपके नेपाल का भाग होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, EVS पर्यावरण में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अन्नमृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर की बात करें। तो अन्नमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर बोला जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कैवेंजर का शाब्दिक अर्थ होता है मेहतर, अर्थात जो गंदगी को साफ करता हो। इसके अंतर्गत बाज, गिद्ध, चील, शेर, मक्खी आदि ये सारे मेहतर कहलाते हैं जो प्रकृति की साफ सफाई करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। सभी लोग बताइए। WWF, WHO, पेटा, UN। सभी लोग बताइए। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सी संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है, और वह दोस्तों आपका है वर्ल्ड वाइड फंड अर्थात WWF। यह प्रकृति के संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई, WWF की वर्ल्ड वाइड फंड की 29 अप्रैल 1959 को। तो 9 का फैक्टर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, EVS में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पेडागॉजी का प्रश्न है। तो EVS के रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में देखा जाए कि रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करता है, बहुमुखी सोच प्रक्रिया का रचनात्मक को बाधित करता है, रचनात्मक पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब दे सकती है, या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मक परिवर्तन को प्रतिबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो EVS में रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में देखा जाए तो रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करती है, बिल्कुल सही बात है। बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मक को बाधित नहीं करती। अगर बहुमुखी सोच होगी तो रचनात्मक क्रिया को साधित करेगी, साधेगी, तो ये गलत दिया गया है।
रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब दे सकती है, बिल्कुल सही बात है। और रचनात्मकता परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर क्रिएटिविटी को सोचेंगे आप अपने से, तो जो आपका प्रबंधन है वो आपका क्षमता क्या है प्रबंधित करने की बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न। यहाँ पे पूछा गया कि लवण जो अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रिस लवण, हाइड्रोफोलिक लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो लवण जो अवशोषण करता हो वह आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ साथियों, वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। ये लवण अपने आसपास के जलीय अणुओं को भी क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। कौन से लवण है आपके? हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करना है। अवलोकन पत्रक, व्यवहारिक कार्य, प्रयोग या स्वमूल्यांकन पत्रिकाएं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का अगर चयन करें तो उसमें आपका अवलोकन पत्रक भी आता है, व्यवहारिक कार्य आता है और प्रयोग आता है। स्वमूल्यांकन पत्रिकाएं आपकी नहीं आती। तो कौन कौन से आते हैं? तीनों। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या नहीं होना चाहिए? मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, निर्णय कथन बनाना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंध आदि के क्षेत्रों की पहचान करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या नहीं होता है, यानी ये जानना जरूरी है कि अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो इनमें देखिए उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ताकत कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि के क्षेत्रों में पहचान करना। लेकिन मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान और निर्णय कथन बनाना ये नहीं होता। यानी उपसंख्यात्मक अभिलेख में ए और बी नहीं होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, बाकी सारे सही होंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग को रोकते हैं? कागज के थैल, प्लास्टिक के थैल, नायलॉन के थैल, चमड़े के थैल। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ये आपके वर्ग 3 में आया हुआ पिछली बार प्रश्न है। ठीक है, तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम जिसके प्रयोग से रोकते हैं वह कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है प्लास्टिक के थैले का। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का थैला जो होता है वह मृदा प्रदूषण का क्या होता है? मुख्य कारण होता है। मृदा मतलब मिट्टी के प्रदूषण का, क्योंकि प्लास्टिक जो है जल्दी से इसका अपघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न, विश्व उष्मायन के एक प्रमुख कारक बताइए। वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व उष्मायन के एक प्रमुख कारक जो कहलाता है वह वाहनों से निकली गैस कहलाती है, क्योंकि विश्व उष्मायन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है और इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण पृथ्वी में परावर्तित विकिरण वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं। इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस गैस के स्रोत वाहन, फ्रिज, लकड़ी जलाने से होता है। वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, वह यही है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? राज्यवर्धन राठौर, पीटी ऊषा, खसावा जाधव, अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, जिसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। ये संभावित प्रश्न है स्पोर्ट जीके से, एक नंबर तो आता ही आता है। ये संभावित प्रश्न है कि किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता, और वह आपका खसावा जाधव जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक होता है? तो पर्यावरण की कागज, कपड़ा, धातु ये हानिकारक नहीं होते, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, सभी समझ गए। अगला प्रश्न है, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए? वांडर्स स्टेडियम, किंग्समीड स्टेडियम, मविदा स्टेडियम, न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड। तो आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने लगाया था। तो अब आप सोचिए इंग्लैंड में कौन सा ग्राउंड होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो वह होगा दोस्तों किंग्समीड स्टेडियम। जी हाँ, युवराज के 6 छक्के सभी लोगों सिक्सर किंग तभी से वे जाने जाते हैं। तो स्टेडियम को याद रखिएगा, किंग्समीड। क्वाशियोरकर नामक रोग किस कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो क्वाशियोरकर में यानी हड्डी कमजोर कह सकते हैं, तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर नामक प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग परिणाम स्वरूप शरीर का विकास नहीं हो पाता, रुक जाता है।
और अगला है अंतिम प्रश्न, तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, शूटिंग से है, शतरंज से है, गोल्फ से? संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की तरफ से कि जो अदिति अशोक का संबंध है वह किस खेल से है? टेनिस खेल, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ? सभी को यह प्रश्न कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ 30 में से आप लोगों ने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। डेली फीडबैक करना है, सभी प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। जिनको टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो टॉपर नोट्स करने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे आपको टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा, कितनी प्राइज है, कौन कौन से अभी उपलब्ध हैं, सभी पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन में पूरी A to Z लग जाइए, फुल प्रिपरेशन लग जाइए, क्योंकि यही मौका है आपके तैयारी करने का और ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो धन्यवाद सभी का, डेली क्लास अटेंड करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।